इस वीडियो में हम डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी आइटम में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में अरेंज करते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 बेसिक रूल्स हैं, लेकिन इन रूल्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते ही क्यों हैं। तो इसकी वजह ये है कि किसी भी आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने से हमें उस आइटम की बहुत सी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो प्रॉपर्टी उस आइटम की रिएक्टिविटी हो सकती है कि वो दूसरी केमिकल स्पीशीज़ के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, और या फिर वो प्रॉपर्टी उस एटम का कलर हो सकती है। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई बात हो, लेकिन एटम्स का कलर उनके इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और अगर हम किसी एटम का मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं, तब भी हमें उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टडी करना पड़ेगी। तो अब जबकि हमें एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इंपॉर्टेंस का पता लग गया है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। शेल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स की कंट्री कह सकते हैं, सब शेल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स की सिटी कह सकते हैं, और ऑर्बिटल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स का घर कह सकते हैं। शेल्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल्स को हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिटल्स को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जिस ओरिएंटेशन में स्पिन कर रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में अरेंज करने के लिए हम इन 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। इनमें से पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को उनके स्पेसिफिक सब शेल में फिल करना है, तो हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो सीक्वेंस है उन सब शेल्स की एनर्जी। यानी हमने लोएस्ट एनर्जी सब शेल से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करना है, और ग्रेजुअली हमने हायर सब शेल्स तक जाना है। आप इस रूल को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एटम्स के सब शेल्स इन सीढ़ियों की तरह हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन सीढ़ियों को एक सीक्वेंस में फिल करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निचली स्टेट्स को फिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। आपको इन सब शेल्स का सीक्वेंस भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम एक छोटी सी ट्रिक देखने वाले हैं जिसके साथ हम सब शेल्स का एनर्जी सीक्वेंस लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये तो हमें पता है कि हर सब शेल में एक या ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं। एस सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और फिर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। लेकिन इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किस तरह से करना है, तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं हुड्स रूल को। हुड्स रूल हमें ये कहता है कि अगर हमने ऑर्बिटल्स को फिल करना है, तो उन्हें पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ फिल करेंगे, और जब एक सब शेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी वो पार्शली फिल हो जाएंगे, तब हम उस सब शेल के ऑर्बिटल्स को सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल करेंगे। वर्ड्स में इस कंसेप्ट को समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं इसे विजुअली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स से कि हमारे पास सेकंड शेल के 2 सब शेल्स हैं, 2s और 2p। 2s में तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं। एस सब शेल में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, तो इसे तो हम आसानी के साथ फिल कर लेंगे, लेकिन पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए हम हुड्स रूल यूज़ करेंगे। तो हुड्स रूल को यूज़ करते हुए पहले हम इन तीनों ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पार्शली फिल करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन 2px में नहीं बल्कि 2py में जाएगा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा। और अब जबकि पी सब शेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और वो पार्शली फिल हो गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में अगेन उसी सीक्वेंस में फिल करेंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हम 2px में ऐड करेंगे, फिफ्थ को हम 2py में ऐड करेंगे, और उसके बाद सिक्स इलेक्ट्रॉन को हम 2pz में ऐड करेंगे। यानी जब तक हमारे पास किसी भी सब शेल में एक भी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेंगे और उन्हें अकेले अकेले रखेंगे। लेकिन जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वो पार्शली फिल हो जाएंगे, तब जाकर हम इन पार्शली फिल ऑर्बिटल्स को अगेन कम्प्लीटली फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेंगे। हुड्स रूल के बाद थर्ड और फाइनल रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग एक एटम में कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते। उन इलेक्ट्रॉन्स का कम से कम एक डिफरेंट क्वांटम नंबर लाजमी होना चाहिए। मसलन अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में हैं, तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अगर सेम शेल से बिलोंग करते हैं, तो वो उस शेल के डिफरेंट सब शेल्स में होंगे, जिससे उन इलेक्ट्रॉन्स के एजीमुथल क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होंगे। अगर वो सेम शेल और सेम सब शेल में हैं, तो उनके ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे, जिससे उन इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो उनके ये तीनों क्वांटम नंबर्स सेम हो जाएंगे, और यहाँ पर हम स्पिन क्वांटम नंबर के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे, तो उन दोनों के स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो उनमें से जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा पॉजिटिव हाफ। और जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा नेगेटिव हाफ। और उस एटम के बाकी सभी ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब के स्पिन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इस तरह सभी इलेक्ट्रॉन्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इन 3 रूल्स के बाद हम वो ट्रिक देख लेते हैं जिसके ज़रिए हम सब शेल्स का एनर्जी सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सभी शेल्स में जो सब शेल्स हैं
उनको टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में लिखना होगा। 6f, 7d और 7f सब शेल्स को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स को ऑक्यूपाई नहीं करते। और फिर इसके बाद हम लेफ्ट टू राइट डायगोनल एरोज ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो एरोज हैं ये सब शेल्स के सीक्वेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी पहले एरो में 1s है, तो पहले 1s सब शेल फिल होगा, नेक्स्ट 2s सब शेल फिल होगा, फिर इसके बाद 2p और 3s, फिर 3p और 4s, इसके बाद 3d, 4p और 5s, उसके बाद 4d, 5p और 6s। नेक्स्ट हम 4f, 5d, 6p और 7s को फिल करेंगे, और लास्ट में 5f, 6d और 7p सब शेल्स को फिल करेंगे। और फिर इसके बाद हम हर सब शेल के टॉप राइट कॉर्नर पर उसमें जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेंशन कर देते हैं। यानी एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। बेसिक लेवल पर तो हम कभी भी इतने बड़े एटम्स को स्टडी करते नहीं हैं जिनमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, और आमतौर पर हम 36 इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स तक ही रहते हैं। लेकिन ये कॉमन ट्रिक है जिससे हम किसी भी एटम की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए सब शेल्स का सीक्वेंस लिख सकते हैं। और अब जबकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के तीनों रूल्स को और सब शेल्स का सीक्वेंस भी देख लिया है, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए हमें उस एटम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। और एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, और इस तरह हम इनडायरेक्टली किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा लेते हैं। यहाँ पर एक बात हमने याद रखनी है कि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तभी इक्वल होंगे जब तक वो न्यूट्रल हो और आयन ना बना हो। आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ न्यूट्रल एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एटम कार्बन को लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 6 एटॉमिक नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रल कार्बन एटम में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसके बाद सबशेल्स का जो सीक्वेंस हमने देखा था हम वो लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद मैं हर सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स हैं उन्हें भी साथ ही इंडिकेट कर देता हूँ ताकि विजुअलाइज करना आसान रहे। और अब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफबाउस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम इन सबशेल्स को एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। 1s सबशेल सबसे पहले फिल होगा और उसके बाद 2s। एस सबशेल्स के लिए तो हुंस रूल इतना मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन रिमेनिंग जितने भी सबशेल्स हैं उनके लिए हुंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पी सबशेल को फिल करेंगे तो हमने हुंस रूल को अपने जहन में रखते हुए इसे फिल करना है, और सबसे पहले ऑर्बिटल्स को पार्शली फिल करना है। पहला इलेक्ट्रॉन 2p के फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम ध्यान से अगले वाले खाली ऑर्बिटल में प्लेस करेंगे। फिर इसके बाद हम सभी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें उनके सबशेल्स की टॉप राइट साइड पर मेंशन कर देंगे। 1s और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये दोनों सबशेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं। लेकिन 2p सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये वाला सबशेल पार्शली फिल्ड है, और अभी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। फिर अगर हम हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को भी इंडिकेट करना चाहें तो हम इन एरोज की मदद से ऐसा कर सकते हैं, और यही फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी एक न्यूट्रल कार्बन एटम की। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेशल टाइप का एटम है। स्पेशल टाइप क्यों है ये आपको थोड़ी देर तक पता लगेगा जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसके न्यूट्रल एटम में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में चले जाएंगे और अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में चले जाएंगे। और 2p सबशेल को फिल करने के लिए हम अगेन हुंस रूल को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले 2p के सभी ऑर्बिटल्स को पार्शली फिल करेंगे और उसके बाद हम इन्हें कम्प्लीटली फिल करेंगे। फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन 3s में जाएंगे और अगले 3 इलेक्ट्रॉन्स अगेन हुंस रूल को फॉलो करते हुए पहले 3p को पार्शली फिल करेंगे और नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स 3p को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। और फिर हम हर सबशेल की टॉप राइट साइड पर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेंशन कर देंगे, और अगर हमने इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को भी मेंशन करना है तो वो भी साथ ही कर लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये आइटम इतना स्पेशल क्यों है। तो आर्गोन जो है वो एलिमेंट्स की एक स्पेशल फैमिली से बिलोंग करता है जिन्हें हम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में दूसरे किसी आइटम के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, और इसी वजह से ये एलिमेंट्स केमिकल स्टेबल होते हैं। इनकी इस केमिकल स्टेबिलिटी की वजह है इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि इतनी स्पेशल है कि बाकी सभी एलिमेंट्स अपनी सारी ज़िंदगी यही कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह वो अपने पास वाली नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें। ऐसा करने के लिए वो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन अभी हम केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस नहीं करेंगे और सिर्फ अपने इस टॉपिक तक ही रहेंगे। और नेक्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे जिसमें डी सबशेल फिल हो रहा है। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मैंने 20 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी ही एस और पी सबशेल में प्लेस कर दिया है क्योंकि वो तो हमें करना आता ही है। हम बस एक दफ़ा डी सबशेल को फिल करना सीख लें तो डी सबशेल भी बाकी सभी सबशेल्स की तरह ही फिल होगा, बस इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो हुंस रूल को फॉलो करते हुए पहले हम इन पांचों ऑर्बिटल्स को पार्शियली फिल करेंगे और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसे हम इस पहले वाले ऑर्बिटल में प्लेस कर देंगे, और ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी।
अब अगर आप नोटिस करें तो 3p सबशेल तक तो आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट हो रही है, और इसीलिए हम आमतौर पर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्ट करने के लिए उसके एक हिस्से को नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। हीलियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम हीलियम की कन्फिग्रेशन यूज़ करते हैं। नियॉन के बाद आने वाले एलिमेंट्स के लिए हम नियॉन की कन्फिग्रेशन यूज़ करते हैं, और इसी तरह बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए भी हम उनकी रिस्पेक्टिव नोबल गैस की कन्फिग्रेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो ये हमारे पास दो न्यूट्रल एटम्स हैं, और ये उन न्यूट्रल एटम्स के आयंस हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास नाइट्रोजन का एटम और एनाइन है, और राइट साइड पर हमारे पास एल्यूमिनियम का एटम और केटाइन है। न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि आयंस तभी बनते हैं जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और या फिर गेन करते हैं, और किसी भी आयन पर जो चार्ज है वो इसी इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को इंडिकेट करता है। नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और नेगेटिव चार्ज के साथ वाला नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को इंडिकेट करता है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ वाला नंबर लूज किए गए इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर हम आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को उनके न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर करें, तो एनाइंस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे और कैटाइंस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और अगर हम कैटाइंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो हम उसके न्यूट्रल एटम की कन्फिग्रेशन में से उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, और वो हमारे उस कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी। और एनाइंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हम बस न्यूट्रल एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर देंगे, और वो एनाइंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कंसेप्ट को सही से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स देखें और उनके एटम्स और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और ये समझेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल से किस तरह से एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।